नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण का हमारा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट वाच्य। वाच्य में हमने यहाँ पर वाच्य के विषय में जो हमारा पिछला सेशन था उसमें जाना वाच्य की परिभाषा, वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है, वाच्य के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पर हमने वाच्य के भेदों के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो 3 भेद हमने वाच्य के बताए यहाँ पर, क्योंकि हमने कहा कि जब भी वाक्य में जो क्रिया होती है वो या तो कर्ता के आधार पर या कर्म के आधार पर या भाव के आधार पर परिवर्तित होती है, और उसी के आधार पर हमने यहाँ पर 3 तरह के वाच्य बताए, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इन्हीं तीनों पार्ट्स को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तीनों को हम पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे, फिर हम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट वाच्य परिवर्तन पर आएंगे। तो बिल्कुल शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। आप सभी रेडी हो जाइए, कॉपी पेन पेंसिल लेकर चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारा जो पिछला सेशन था, हमने अपने पिछले सेशन में यहाँ पर वाच्य के भेदों के विषय में पढ़ा था। वाच्य के भेदों के विषय में पढ़ा था। सबसे पहले हमने वाच्य की परिभाषा की, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार प्रकट हुई है, उसे वाच्य कहते हैं। तो वाच्य के भेद, जब हमने कहा कि वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव की प्रधानता के आधार पर, कि कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है, इसके आधार पर हमने हिंदी में वाच्य के 3 भेद यहाँ पर बताए। तो जो हमारे 3 भेद हैं उसमें हमने कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य हमने यहाँ पर आपको बताए। तो सबसे पहले हमने बताया आपको कृतवाच्य, यानी कि जहां पर कर्ता की प्रधानता होती है, यानी कि जो आपका क्रिया है वो कर्ता के आधार पर प्रयुक्त होती है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा मोहन लिख रहा है, मोहन लिख रहा है, या सीता खाना बना रही है। तो जो भी हमारे यहाँ पर वाक्य हैं, कृत वाक्य, हमने यहाँ पर क्या कहा कि क्रिया का जो सीधा संबंध होता है वो कर्ता से होता है। कृत वाक्य में क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। कर्ता के लिंग, वचन हमेशा क्रिया के लिंग और वचन हमेशा कर्ता के अनुसार होंगे, क्योंकि वो कर्ता के अनुसार परिवर्तित होगी। तो इस प्रकार जिस प्रयोग में क्रिया द्वारा कही गई बात का मुख्य विषय कर्ता हो, उसे कृतवाच्य कहते हैं। रोहन खाना खा रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, सोनल कपड़े सी रही है, मोहन गाना गा रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हमने आपको दिए कृतवाच्य के। तो यहाँ पर रहा है, रही है, रहा है, रहे हैं, ये सारे जो आपके क्रिया है वो किसके आधार पर है? ये सारी क्रिया आपके कर्ता के आधार पर है। ठीक है, तो इसी तरह से कृतवाच्य हमने समझ लिया था यहाँ पर बहुत सारे वाक्यों से। उसके बाद आता है हमारा कर्मवाच्य। उसके बाद आता है हमारा कर्मवाच्य। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को होमवर्क में कहा था कि आप कोशिश करेंगे कि आप बना कर लाएंगे कर्मवाच्य को, आप कर्मवाच्य के विषय में लिख कर लाएंगे। तो देखिए बिल्कुल उसके जस्ट अपोजिट आप लिखेंगे। जिस प्रकार हमने यहाँ पर लिखा कि इसमें क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, तो उसमें आप क्या लिखेंगे? कर्मवाच्य में इसमें क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है। और बिल्कुल जो उसकी नेक्स्ट लाइन है, क्रिया के लिंग वचन भी कर्म के अनुसार होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर कर्म लिखेंगे, कर्ता नहीं लिखेंगे, कर्म के अनुसार होते हैं। चलिए, इसमें
क्रिया का संबंध कर्म से होता है। इसमें क्रिया का संबंध कर्म से होता है और देखिए कर्म की जो प्रधानता वाले इन वाक्यों में कर्ता की जो कर्म होता है वो कहाँ होता है, वो कर्ता की स्थिति में होता है, यानी कि वहां पर कर्ता की ज्यादा वैल्यू नहीं होती, वहां पर कर्म की वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं इस पंक्ति को, कर्म की प्रधानता वाले इन वाक्यों में कर्म जो होता है कर्ता की, कर्म जो होता है वो कर्ता की स्थिति में होता है। कर्म क्या होता है, कर्ता की स्थिति में होता है। इस टाइम पे कर्म कर्ता का काम कर रहा है। ठीक है, और देखिए जिस प्रकार हमने कहा था कि इसमें क्रिया द्वारा यहाँ पर जो भी क्रिया के लिंग वचन होते हैं वो कर्ता के अनुसार होते हैं, तो यहाँ पर क्रिया के जो कर्म के लिंग वचन और पुरुष, क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार ही होते हैं। ठीक है, कि इसमें क्रिया का जो संबंध होता है वो कर्म से होता है और कर्म की प्रधानता वाले इन वाक्यों में कर्म कर्ता की स्थिति में होता है और क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्म के अनुसार ही होते हैं। और यहाँ पर इसमें एक से अधिक क्रियापदों का प्रयोग भी किया जाता है। देखिए क्योंकि यहाँ पे आपने 2 पॉइंट्स और लिखने हैं। इसमें एक से अधिक क्रियापदों का प्रयोग होता है और सबसे मेन पॉइंट इसकी मुख्य क्रिया, एक से अधिक क्रियापदों का प्रयोग होता है और इसकी जो मुख्य क्रिया होती है वो हमेशा सकर्मक, इसकी जो मुख्य क्रिया होती है वो हमेशा सकर्मक होती है। क्लियर, इसकी मुख्य क्रिया हमेशा सकर्मक होती है। तो ये हमारा कर्म वाच्य हमने पढ़ा कि इसमें क्रिया का संबंध कर्म से होता है। कर्म की प्रधानता वाले इन वाक्यों में कर्म कर्ता की स्थिति में होता है, उस समय वो कर्ता की स्थिति में होता है और क्रिया के जो भी लिंग वचन पुरुष हैं वो कर्म के अनुसार ही होते हैं और इसमें एक से अधिक क्रियापदों का प्रयोग भी होता है और साथ ही इसकी जो मुख्य क्रिया है वो सकर्मक होती है। तो ये है कुछ यहाँ पर
इसके पॉइंट्स जो हमने क्लियर कर दिए, अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण। नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है। नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है। रवि से भोजन किया जाता है। नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है, रवि से भोजन किया जाता है। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स आपके कर्म वाच्य की। तो एग्जाम्पल हमने यहाँ पर बता दिए, नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है, रवि से भोजन किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका जो एक मेन पॉइंट है कि जो क्रिया का जो संबंध है वो किससे है, वो कर्म से है। तो इसमें कर्म क्या है, कहानी। नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है, रवि से भोजन किया जाता है। दोनों वाक्यों में कहानी और भोजन कर्म है। ठीक है, और क्रिया का संबंध किससे है, यहाँ पर कर्म से है। तो नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है। कहानी क्या है, एक वचन है और स्त्रीलिंग। तो आप वाक्य देखेंगे, जो क्रिया है वो भी इसी तरह से है, एक वचन और स्त्रीलिंग। रवि से भोजन किया जाता है, भोजन किया जाता है। तो इस तरह से इन वाक्यों की जो क्रियाएं हैं वो किस तरह की हैं, कर्म वाच्य की क्रियाएं हैं। तो ये आपका कर्म वाच्य यहाँ पर हो गया। ठीक है, आगे आप जब वाच्य परिवर्तन सीखेंगे तो आप उसमें फिर इन चीजों को भी क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, इन चीजों को भी आप क्लियर कर पाएंगे जब आप वाच्य परिवर्तन सीखेंगे। फिलहाल आप ये एग्जांपल्स नोट डाउन कीजिए। आगे बढ़ते हैं नंबर 3। आगे बढ़ते हैं नंबर 3, जो है आपका भाव वाच्य। भाव वाच्य, भाववाच्य। देखिए भाववाच्य क्या है कि यहाँ पर जो क्रिया का संबंध होता है वो ना तो कर्ता से होता है, हमने शुरुआत में ही आपको बताया, ना तो क्रिया का संबंध कर्ता से होता है, ना ही क्रिया का संबंध कर्म से होता है, बल्कि किसी अन्य पद, यानी कि जो उस वाक्य में कोई अन्य पद यानी कि कोई भाव जो आ रहा है, क्रिया का संबंध उससे होता है। और इसमें जो क्रिया के लिंग होते हैं, वचन होते हैं, पुरुष होते हैं, वो ना तो कर्ता के अनुसार होते हैं और ना ही कर्म के अनुसार होते हैं, वो हमेशा ही पुल्लिंग और एक वचन होते हैं। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पर जब हम भाववाच्य पढ़ रहे होते हैं, जहाँ पर भाववाच्य की बात आती है, वहां पर जो क्रिया होती है वो हमेशा पुल्लिंग, हमेशा एक वचन में होती है। ठीक है, ये ना ही आपके कर्म के अनुसार यहाँ पर बदलती है और ना ही ये यहाँ पर कर्ता के अनुसार बदलती है, क्योंकि ये किसी अन्य पद पर आधारित होती है। तो भाववाच्य को एक बार लिख लेते हैं, बहुत ही ज्यादा सरल है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है अगर ध्यान पूर्वक समझेंगे। इसमें क्रिया
का संबंध, इसमें क्रिया का संबंध कर्ता और कर्म से ना होकर भाव से होता है। इसमें क्रिया का संबंध कर्ता और कर्म से ना होकर भाव से होता है। और देखिए पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं इसको। इसमें क्रिया के, क्योंकि जब ना तो उसका संबंध कर्ता से है ना ही उसका संबंध कर्म से है, तो क्रिया के पुरुष, वचन और लिंग, पुरुष वचन और लिंग कर्ता व कर्म के अनुसार ना होकर अनुसार ना होकर हमेशा अन्य पुरुष पुल्लिंग और एक वचन में ही रहते हैं। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। इसमें क्रिया का संबंध कर्ता और कर्म से ना होकर भाव से होता है और इसमें क्रिया के पुरुष, वचन, लिंग कर्ता व कर्म के अनुसार ना होकर हमेशा अन्य पुरुष और पुल्लिंग एक वचन में ही रहते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। इसके बाद इसमें एक और बहुत ही मेन पॉइंट, जैसे हमने यहाँ पर दो मेन पॉइंट पढ़े थे कि इसमें क्या होता है कर्मवाच्य में, इसमें एक से अधिक क्रियापदों का प्रयोग होता है। ये हमने इसमें एक मेन पॉइंट पढ़ा था। और इसकी जो मुख्य क्रिया होती है वो हमेशा सकर्मक होती है, क्योंकि ये कर्मवाच्य है। सकर्मक यानी कि कर्म के साथ। अगर वहां पर कर्म ही अवेलेबल नहीं होगा तो वो सकर्मक कैसे कहलाएगी। तो जो क्रिया, इसमें एक से अधिक क्रियापदों का प्रयोग होता है और साथ ही जो इसकी मुख्य क्रिया होती है वो हमेशा सकर्मक होती है, इसीलिए इसको कर्मवाच्य भी कहते हैं। और इसके भी इसी तरह के दो यहाँ पर मेन पॉइंट्स हैं। दो मेन पॉइंट्स क्या है, सबसे पहले तो ये हमने परिभाषित इसको कर दिया कि भाववाच्य आखिर कहते किसे हैं। और जो इन दो मेन पॉइंट्स को याद रखिए, इससे आप इसकी पहचान कर सकते हैं कि इसमें मुख्य रूप से अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है। ये इसका एक मेन पॉइंट है कि इसमें मुख्य रूप से अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है। ठीक है, एक ये हो गया इसका मेन पॉइंट। और इसका एक और दूसरा मेन पॉइंट है, वो है कि जो वाक्य होते हैं यानी कि जो भाव वाक्य होते हैं, वाक्य देखिए, वाक्य और वाच्य में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। वाक्य हमने इससे पहले पढ़ लिया है, वाक्य परिवर्तन, वाक्य के भेद, वो सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं आपको। वाच्य और वाक्य में अंतर है। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे। इसमें
वाक्य प्रायः निषेधार्थक होते हैं। ठीक है, इसमें वाक्य प्रायः निषेधार्थक, निषेधार्थक क्या होता है? अब ये निषेध, निषेध प्रकट करना, निषेधार्थक अर्थात निषेध प्रकट करना, नहीं, निषेधार्थक इसमें वाक्य प्रायः निषेधार्थक होते हैं और ये इन्हें ही हम क्या कहते हैं? भाव वाक्य या भाववाच्य कहते हैं। ठीक है, क्लियर? बिल्कुल क्लियर सभी को? अब करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। उदाहरण, उससे पढ़ा नहीं जाता। मोहन से चला नहीं जाता। निर्मला से गाया नहीं जाता। तो वाक्य हमने कहा प्रायः निषेधार्थक होते हैं, हमेशा नहीं होते हैं, प्रायः अक्सर वाक्य निषेधार्थक होते हैं। ठीक है, जो नहीं का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, भाव हमने यहाँ पर भाव वाक्य कह तो दिया, लेकिन भाव वाच्य हमने कह तो दिया, लेकिन ये जो भाव वाच्य हैं इनको आप समझेंगे कैसे? भाव यानी कि हमने कहा अन्य पद। तो देखिए, भाव जो होते हैं उनको ना तो हम देख सकते हैं ना तो हम छू सकते हैं, उनको सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं। अनुभव, फीलिंग्स की बात जहां पर आएगी। उससे पढ़ा नहीं जाता। ठीक है, अब ये हमने कह दिया कि वह पढ़ रहा है, तो हम देख पा रहे हैं कि वह पढ़ रहा है। मोहन चल रहा है, तो ये हम देख रहे हैं, या मोहन नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये भी हम देख रहे हैं। निर्मला नहीं गा रही है या निर्मला गाना गाती है, ये हम क्या कर रहे हैं? देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और तो ये है हमारा, ये है आपके नॉर्मल जो वाक्य है। लेकिन उससे पढ़ा नहीं जाता, ये आपका एक भाव है, पढ़ा नहीं जाता। मोहन से चला नहीं जाता, कोई रीजन होगा, कोई कारण होगा जो उससे चला नहीं जाता। ठीक है, हम समझ सकते हैं कि उससे चला नहीं जाता। निर्मला से गाया नहीं जाता। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जो आपके भाववाच्य होते हैं। तो भाववाच्य आपको क्लियर हो चुके हैं, एग्जाम्पल्स के साथ आपने यहाँ पर पढ़ लिया है। और तीनों पार्ट, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, लगभग हमारे यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। अब एक बहुत ही ज्यादा मेन पॉइंट हम यहाँ पर पढ़ेंगे, कर्मवाच्य और भाववाच्य में अंतर। ठीक है, किस तरह का अंतर होता है कर्मवाच्य और भाववाच्य में? क्योंकि जो कर्मवाच्य होता है उसमें भी हम से का प्रयोग करते हैं, द्वारा का प्रयोग करते हैं, के द्वारा का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर भी हम इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिखा निर्मला से गाया नहीं जाता। ठीक है, से शब्द का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो अब हम सबसे पहले करेंगे कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में अंतर आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि क्या अंतर है आपका कर्मवाच्य और भाववाच्य में। कर्मवाच्य व
भाववाच्य में अंतर, कर्मवाच्य व भाववाच्य में अंतर। तो बहुत सारे अंतर तो हमने यहीं पर देख लिए थे शुरुआत में ही जब हमने परिभाषाएं करी, लेकिन यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स के माध्यम से इस अंतर को क्लियर करेंगे कि क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है आपका कर्मवाच्य और भाववाच्य में, किस तरह से ये डिफरेंट है एक दूसरे से। तो पॉइंट से इसको समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, कर्मवाच्य में कर्म अवश्य होता है, क्योंकि कर्मवाच्य है तो वहां पर कर्म तो होता ही है, ठीक है। कर्म अवश्य रहता है या अवश्य होता है, परंतु भाव वाच्य में कर्म भाववाच्य में कर्म बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। कर्मवाच्य में कर्म अवश्य होता है, परंतु भाववाच्य में कर्म बहुत कम देखने को मिलता है। एक डिफरेंस क्लियर हो गया सभी को। दूसरा डिफरेंस देखेंगे, दूसरा अंतर देखेंगे, कर्म वाच्य में जा का प्रयोग, कर्मवाच्य में जा का प्रयोग वैकल्पिक रूप से होता है, वैकल्पिक रूप से होता है। वैकल्पिक यानी कि ऑप्शनल होता है, यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से होता है, जबकि भाववाच्य में इसका प्रयोग अनिवार्य होता है, ठीक है। हमने यहाँ पर कहा कि ये जो दो पॉइंट्स हमने लिखे, कर्मवाच्य में कर्म अवश्य होता है, परंतु भाववाच्य में कर्म बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर ना तो कर्म की प्रधानता है ना ही कर्ता की प्रधानता है, यहाँ पर अन्य पद की प्रधानता पाई जाती है, तो इसीलिए यहाँ पर कर्म बहुत कम देखने को मिलता है। अब कर्मवाच्य में जा का प्रयोग वैकल्पिक है, जा का प्रयोग वैकल्पिक है। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि जो हमारा कर्मवाच्य था, जो हमारा कर्मवाच्य है, नानी से कहानी सुनाई जाती है, रवि से भोजन किया जाता है, ठीक है। नानी से कहानी सुनाई जाती है, रवि से भोजन किया जाता है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप जाता शब्द, जाति शब्द का प्रयोग करें, ठीक है, लेकिन जो आपका भाववाच्य है, यहाँ पर जा का प्रयोग हमेशा अनिवार्य रूप से होता है। जैसे उससे पढ़ा नहीं जाता, उससे मोहन से चला नहीं जाता, निर्मला से गाया नहीं जाता, सोहन से लिखा नहीं जाता, ठीक है। तो इस तरह से जो यहाँ पर पॉइंट्स हैं उसमें
अब कैसे इसको हम बताएंगे, कैसे इसको एग्जाम्पल को मैं आपको बताऊंगी। देखिए, सुधाकर से या सुधाकर द्वारा दरवाजा खोला गया। ठीक है, सुधाकर से दरवाजा खोला गया, तो ये आपका क्या है, सुधाकर द्वारा दरवाजा खोला गया, ये आपका क्या है, कर्म वाच्य। सुधाकर द्वारा दरवाजा खोला गया, ये आपका कर्म वाच्य है। तो देखिए, सुधाकर द्वारा दरवाजा खोला जाता है। ठीक है, तो ये भी आपका कर्मवाच्य है, सुधाकर द्वारा दरवाजा खोला जाता है। ठीक है, ये भी आपका कर्मवाच्य है। लेकिन हमने यहाँ पर कहा कि जो आपका भाववाच्य होता है उसमें जा का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है, उसमें जा का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। जैसे राधा से खाया नहीं जाता, राधा से खाया नहीं जाता। तो एक तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि जो आपका पहला है कि इसमें जो कर्म है वो अवश्य होता है और भाव में कर्म नहीं होता, उसमें जा का प्रयोग वैकल्पिक रूप से होता है, इसमें जा का प्रयोग अनिवार्य रूप से होता है। तो ये कुछ अंतर हमने यहाँ पर दोनों में डिस्कस किए। तो बच्चों, यहाँ पर हमने वाच्य से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा टॉपिक है वाच्य के भेद, ये हमने क्लियर कर लिया है। इसमें हमने तीनों भेद बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, और हमने कर्म और भाववाच्य में अंतर भी यहाँ पर आपको बता दिया है। तो आज का हमारा जो सेशन था बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। जो कुछ भी आज हमने पढ़ा है उसको घर पर जरूर रिवाइज करें और कुछ और एग्जाम्पल्स हर एक पार्ट से आप उसमें लिखने की कोशिश करें। इससे बाद का जो हमारा नेक्स्ट सेशन है वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि उसमें हम वाच्य परिवर्तन जो हमारा टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।